जो आप पुंडरी विधानसभा में पहुंचे हैं, किस उपलक्ष्य में पहुंचे हैं? देखिए, शहीद भगत सिंह युवा ट्रस्ट की तरफ से आज बाबा साहब का जो गत दिवस 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज एक दिन बाद समय निर्धारित हो पाया किन्हीं कारणों से। उस कार्यक्रम में मैं मुख्य वक्ता के तौर पे, मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे आने का अवसर मिला और जो शहीद भगत सिंह युवा ट्रस्ट के सभी साथियों का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि इन सभी साथियों ने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम बाबा साहब को श्रद्धांजलि सभा के रूप में इन्होंने आयोजित करने का काम किया। ये बधाई के पात्र हैं। सर, भाजपा के नेता हमारे अजीज कैबिनेट मंत्री बेदी जी, उन्होंने डीएससी समाज के लिए बहुत से पहले वो आवाज़ उठाई थी और कैबिनेट में आज डीएससी समाज के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो हमारे नेता के बारे में क्या कहना है? देखिए, बेदी जी ने हमेशा से समाज के हित में कार्य किए हैं। मैं छोटा सा 2014 से 19 के कार्यकाल के मैं थोड़ा सा मामला संज्ञान में लेके आता हूँ। देखिए, कांग्रेस के 18 सालों से दलित समाज से नेता निरंतर 18 सालों से प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उसमें फूलचंद मुलाना, कुमारी शैलजा, गीता बुक्कड़ शिक्षा मंत्री रही, अशोक तंवर लंबे समय तक प्रदेश का अध्यक्ष रहा। उसके बाद कुमारी शैलजा जी रही हैं, उदय भान जी इस टाइम वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं। पिछले 18 सालों से लगातार फूलचंद मुलाना जी भी उसमें हैं, उनका बेटा भी अम्बाड़ा लोकसभा से सांसद है, उनकी पुत्रवधू बराड़ा से विधायक है। इतने बड़े राजनीतिक परिवार हो के, इतने बड़े राजनीतिक नाम होने के बावजूद इन लोगों के दिल में कभी भी वाल्मीकि जयंती की बात करो, संत रविदास जयंती की बात करो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती की बात करो, चाहे कबीरदास जयंती की बात करो, कभी इनके प्रति दलितों के इन महापुरुषों की जयंतियों को सरकारी खर्चे पे भी मनाया जा सकता है, ऐसा क्या विचार कभी आया ही नहीं? आना चाहिए था ना। लेकिन इन लोगों ने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं करी। उन्होंने बाबा साहब का केवल और केवल नाम इस्तेमाल किया, उनके नाम पे वोट बटोरने का काम किया, अपने आप को दलित नेता के तौर पे प्रस्तुत करने का काम किया। लेकिन दलितों के हक की जब जहाँ तक बात आई, वहाँ पे बेदी जी हमेशा मनोहर लाल जी के साथ और आज की डेट में नायब सैनी जी के साथ कदम से कदम मिला करके दलितों की बात हम करें, शूद्रों की बात हम करें, तो उसके लिए वो तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। और जहाँ तक आपकी डीएससी के मुद्दे के ऊपर मैं बात दुरुस्त कर देता हूँ कि डीएससी का जो मुद्दा है, डीएससी का अर्थ है डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा वर्ग। अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर एक वर्ग बहुत बड़ी संख्या में ऐसा वर्ग है जो वर्षों से आरक्षण में वर्गीकरण की प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट को अभी ऑर्डर पारित करना पड़ा स्पेशल कि वर्गीकरण हो सकता है आरक्षण में, उसका हमें लाभ मिला। इसके अंदर हमारी 53 जातियाँ शामिल हैं। बेदी जी ने 53 जातियों के लिए पहले तो 2020 में उन्होंने शिक्षा में, एजुकेशन में वर्गीकरण करवाया। क्योंकि मैं आपको मामला इसमें एक और बड़ी बारीकी से अगर बात की जाए तो हुड्डा ने बड़ी सोची समझी साजिश के तहत गीता बुक्कड़ के कहने पर, फूलचंद मुलाना के कहने पर, अशोक तंवर के कहने पर और उस टाइम पर जो उस टाइम के विधायक थे और कुमारी शैलजा सांसद थी, इन सब के दबाव में, क्योंकि ये उस टाइम पे 11 विधायक होते थे और कुमारी शैलजा सांसद होती थी, उधर से अशोक तंवर सांसद होता था, इन सब के दबाव में आकर के हुड्डा ने और अन्य जातियों, डीएससी वर्ग की जातियों को बरगलाने का काम किया और ये कह करके अपना पल्ला चढ़वा लिया कि आप जाकर के हाई कोर्ट में लड़ो, मैं आपकी वहाँ पे वकील भेजूंगा, आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ो, मैं आपका वकील वहाँ पर पैरवी की वकालत करने का काम करूँगा। लेकिन वहाँ से निकलना कुछ नहीं था, क्योंकि कोर्ट में तारीख लगती रही। और अभी करंट रिसेंटली जैसी सरकार बननी थी भाजपा की, इससे तुरंत जस्ट पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और उसके अंदर हुड्डा ने क्या चाल चली, वो सिर्फ नौकरियों के ऊपर प्रतिबंध था। हाई कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाया था नौकरी के ऊपर लगाया था, एजुकेशन में नहीं था। हुड्डा से कहलवा करके इन नेताओं ने, दलित नेता अपने आप को जो मानते हैं, इन्होंने कहलवा करके एजुकेशन के अंदर भी प्रतिबंध करवा दिया। यानी कि हमारी जो 53 जातियाँ जो थी, अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे, उनका 53 जातियों की इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी संख्या, उनका गला घोटने का इन लोगों ने काम करा। उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने मरहम पट्टी करके सुप्रीम कोर्ट का आदेश जैसे ही हुआ, तुरंत नायब सैनी जी की मैं तो बड़ा अभिवादन व्यक्त करता हूँ अपने शब्दों में हमेशा कि नायब सिंह सैनी ऐसे मुख्यमंत्री एकमात्र, पहले के लोग तो बंद कमरे में भी इस मुद्दे पे हाथ लगाते हुए डरते थे, बात करना पसंद नहीं करते थे। लेकिन नायब सिंह सैनी ने खुले मंच पे चलते चुनाव के बीच में कहा कि डीएससी का वर्गीकरण हम करने का काम करेंगे। और उसी डंके की चोट पर डीएससी समाज के नेताओं ने 22 सितंबर को जींद के मंडी ग्राउंड में इतना बड़ा अधिवेशन किया, इतना बड़ा सम्मेलन किया और अपनी ताकत दिखाने का काम किया। और सिर्फ इकट्ठे होकर के नहीं दिखाया, एकजुट होकर के वोट मांगी भी डीएससी समाज के लोगों ने, जिसका आप परिणाम देख रहे हैं कि 48 सीटों पे, लगभग 40 से ज़्यादा सीटों पे डीएससी समाज के लोगों ने एक नाके में से वोट डालने का काम किया है। और दूसरी बात, बेदी जी ने, नायब सिंह सैनी जी और बेदी जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस मुद्दे को उन्होंने बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन में से चक्कू निकलता है, इस प्रकार से उन्होंने इस मुद्दे को
सुलटने का काम किया और उसको सोल्व किया। और आज डीएससी वर्ग को निश्चित तौर पे, जैसे पहले एजुकेशन में बेदी जी ने लाभ दिलवाया, आज डीएससी वर्ग को नौकरी में भी निश्चित तौर पे लाभ मिलने वाला है। क्योंकि नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा में कहा था कि मेरे, जिस दिन उन्होंने घोषणा की थी कि आज शाम 5 बजे से मेरे चीफ सेक्रेटरी के पोर्टल से ये लागू हो जाएगा, तो वो उस दिन से नौकरी में भी लागू हो गया। तो हम आभार व्यक्त करते हैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच का, जिन्होंने अति पिछड़ों को, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जनसंघ के, उन्होंने, उनका नारा था कि अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला किस प्रकार हो। तो उसी सोच को संजो करके बेदी जी चल रहे थे और इसी आंदोलन से निकल करके बेदी जी बड़े नेता बने हैं। और ये डिमांड जो थी, आज कोई 1 रात 2 रात पहले की डिमांड नहीं थी, ये 42 सालों से डीएससी समाज इस लड़ाई को लड़ रहा था। और बेदी जी ने हर कदम पे समाज का नेतृत्व करते हुए आज जब उनको मौका मिला कैबिनेट मंत्री के रूप में, कैबिनेट के अंदर इसको पारित करवाने का भी बेदी जी ने काम किया। बेदी जी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राज में हमारे जो युवा बेरोजगार था, आज बगैर खर्ची पड़े लग रहा है, तो युवाओं के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए 25,000 समथिंग अराउंड अभी रिसेंटली लगे हैं। नायब सिंह सैनी जी ने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूँगा, पहले इनको ज्वाइन करवाऊँगा। और नायब सिंह सैनी जी बड़े सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय भी हैं, संकल्पबद्ध भी हैं। वो जो बात कहते हैं पब्लिक के बीच में, उसको सिर चढ़ाने का भी नायब सैनी जी काम करते हैं। और इस कैबिनेट ने 25,000 युवाओं को शपथ लेने से पहले रोजगार देने का जो काम किया, उनकी बिना खर्ची बिना पर्ची की जो पार्टी की नीति थी, उसको मनोहर लाल जी की इस नीति को आगे सुचारू रूप से चलाते हुए नायब सैनी जी ने रोजगार देने का काम किया। और भविष्य में जितनी भी भर्तियाँ होंगी इसी प्रकार होंगी। और हम तो आभार व्यक्त करते हैं मनोहर लाल जी का, नायब सैनी जी का, बेदी जी का, कि हम लोगों को, मैं ग्रेजुएट हूँ, 6 फीट टाइट है, डीएसपी लग सकते थे, लेकिन सरकार ने सिरे से इस बात को, सिफारिशी वाली बात को, दलाली वाली बात को सिरे से खारिज करने का काम किया है। तो ऐसी बात के लिए सरकार का हमें तहे दिल से भारी होना चाहिए। सर 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शुरुआत कर रहे हैं बीमा सखी योजना की पानीपत में, पुंडरी की जनता से, महिलाओं से किस प्रकार आग्रह करोगे सर आप? देखिए, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है, बड़ा संगठन है। मैं यहाँ व्यक्तिगत तौर पे आया हूँ। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, विधायक हमारे पार्टी के यहाँ पे सतपाल जांबा जी, वो सभी लोग उस कार्यक्रम की तैयारी में निश्चित तौर पे लगे होंगे और उन्होंने न्योता दिया होगा। और मेरे जो मिलने जुलने वाले हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ अपने चैनलों के माध्यम से, सभी भाइयों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि 9 तारीख के इस कार्यक्रम में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करें, अपने नेताओं को मजबूत करने का काम करें, भारी संख्या में वहाँ पे पहुँचे। क्योंकि जब नेता की आप पीठ थपथपाने के लिए जाते हो, तो नेता निश्चित तौर पर जब एक चीज़ की घोषणा करने आता है, वो भारी इतनी भरकम भीड़ देख करके 1-2 घोषणा तो वैसे कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे लाभ मोदी जी आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा अखंड भारत है, इतनी बड़ी व्यवस्था को चला रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था को चलाने वाले ऐसे दृढ़ निश्चयी नेता, विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके नेतृत्व में भारत दिन दोगुनी 4 चौगुनी तरक्की कर रहा है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक सुरक्षा की बात देख लो, महिला सुरक्षा की बात देख लो, युवाओं के रोजगार की बात देख लो, विकसित भारत की योजनाओं की बात देख लो, रोड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात देख लो, किसी भी प्रकार की बात देख लो, चाहे इसरो की मजबूती की बात देख लो, हर क्षेत्र में मोदी जी ने देश को मजबूत करने का काम किया। ऐसे नेता, ऐसी सोच वाले नेता हमारी पानीपत, हमारे हरियाणा की हरी भूमि पे आ रहे हैं, तो उनका निश्चित तौर पे जोरदार स्वागत उनको होना चाहिए। और युवा साथियों से निवेदन करता हूँ पुंडरी की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे और इसी प्रकार सरकार आपकी नौकरियों को, इस पर्ची खर्ची वाले सिस्टम को सिरे से खारिज करते रहे। ऐसी बात के लिए आप लोगों को सरकार के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद सर।